जय श्री राम बच्चों। आज मैं आपको बायोलॉजी का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रिप्रोडक्शन 12th क्लास की बायोलॉजी के बारे में चर्चा करने से पहले एक मिनट थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपने 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी है तो बायोलॉजी में 12th क्लास में हल्की सी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। बिकॉज जो 11th क्लास की कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सेल सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की बॉडी की, अगर उसके बारे में नहीं पता, और प्लांट्स की भी स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, तो अगर ये चीज़ के बारे में हमें नहीं पता हम किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। तो बायोलॉजी को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप थोड़ा सा उनको एक बार रिवीजन कर लेना, और बाकी मैं आप लोगों को इसमें जो समझाऊंगा उसमें आपके 12th क्लास में जो भी चीजें आ रही होंगी, जैसे सेल का नाम आया मान लो कहीं, तो उसके बारे में मैं आपको समझाता जाऊंगा। मतलब अगर आपने 11th क्लास पढ़ी भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आता जाएगा, ऐसी कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए आपको तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिए, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बायोलॉजी के अलावा अन्य किसी भी टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम है, अन्य किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को भी मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों को उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, पूरा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से आप लोगों को 100% अपनी तरफ से समझाने का। ठीक है, अब हम टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें एमपी बोर्ड जो रहता है, सीबीएसई बोर्ड रहता है, एनसीईआरटी रहता है, या कंपटीशन में नीट के लेवल के जो एग्जाम रहते हैं, मतलब बायोलॉजी से संबंधित, अगर जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, इस टॉपिक में जो भी चीजें आ रही होंगी मैं आपको सब कवर करके दूंगा। बाकी फिर भी आपको अगर कुछ लगता है कि कुछ छूट रहा है, हो सकता है कुछ छूट गया हो, तो वो आप लोग बता देना, तो मैं उसको भी कमेंट में करके बता देना, तो उसका भी अलग से वीडियो बना दूंगा। और इनमें भी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसका भी बता देना, तो मैं पर्टिकुलर एक चीज पे कि हाँ ये चीज के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा। अभी हम अकॉर्डिंग टू 12th आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और उसमें नीट का भी आ जाएगा और टॉपिक का भी आ जाएगा, जो भी है। ठीक है, देखो अब इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन यूनिट जो चैप्टर है उसमें, या जनन जो चैप्टर है, जीवों में जनन, इसमें सबसे पहला जनन है। जनन क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है साफ और स्पष्ट कि जीवों में अपने समान संतति या संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। मतलब जैसे हम हैं तो मेरे जैसे, मेरी शादी हुई तो मेरे जैसे जो बच्चे होंगे वो जनन कहलाता है। इसी प्रकार से किसी भी जीव का, मान लो कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी या जो भी जीव हैं, उनमें जनन करके अपने समान संतति या संतान पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जनन कहते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया पेड़ पौधों में भी होती है, पेड़ पौधे भी अपनी समान संतति उत्पन्न करते हैं। कुल मिला के जिसमें भी जीवन होता है उसमें जनन होता है। इसमें इंग्लिश में अगर हम कहें तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसको, और इसको प्रजनन भी बोलते हैं। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म संतान होता है, ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है, संतान, और उसको ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें थोड़ा सा क्या रहता है कि जो वर्ड आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता है कि संतान बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, बेबी बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ऑफ स्प्रिंग, ऑर्गेनिज्म, ये सब संतानों के लिए। बायोलॉजिकल टर्म में बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जिनको आप जानते हो, बट फिर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, उसकी वजह से पूरा टॉपिक समझ में नहीं आता है, या प्रॉब्लम रहती है कि ये चीज है क्या। जैसे कि अगर आपने मान लो, अभी इसमें मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको बहुत सारी आगे बताऊंगा तो उसमें आपको आएगा सेल वर्ड आएगा और गैमेट्स आएंगे, तो ये क्या चीज होती है। अब उसमें मेल गैमेट्स में ये होता है, जो गैमेट्स के फ्यूजन से ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक चीज छोटी छोटी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। फिर भी अगर थोड़ा सा रह जाए तो आप लोग मुझे तुरंत की तुरंत बताना, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ऑर्गेनिज्म और या ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड, मतलब उसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म, उसी प्रकार के जीव द्वारा या ऑर्गेनिज्म द्वारा उसी प्रकार के बच्चे पैदा करना, संतान पैदा करना, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, जनन कहलाता है। अच्छा, इसकी बेसिक थिंग्स क्या है, मतलब बेसिक चीजें कौन कौन सी हैं, इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है, कैसे बच्चा होता है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा लिखा है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट जानना जरूरी है। मैं तो सबसे पहले आरएनए बनता है और प्रोटीन का निर्माण होता है आरएनए से। उसके बाद डीएनए बनता है रेप्लिकेशन के द्वारा, ये आरएनए सिंथेसिस है, डीएनए प्रतिकृति या रेप्लिकेशन बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद सेल डिवीजन होता है, मतलब ये प्रोसेस है हमारे का, कि फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट बनती है, रिप्रोडक्टिव जनन इकाई बनती है, जनन इकाई के बाद नया ऑर्गेनिज्म बनता है या जीव बनता है।
इस प्रकार से ये उसकी बेसिक थिंग्स है, मतलब इस प्रकार की ये कुछ प्रोसेस है उसकी। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिया, पढ़ने के लिए। जनन की आवश्यकता, तो इसमें अगर अपन एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग लगाए या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगाए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, जनन क्या है। 2 नंबर में भी आता है कभी कभी, तो डिटेल में आता है तो थोड़ा सा अपन डिटेल में और लिख देते हैं उसके बारे में। मेन थिंग्स यही है। ठीक है, जनन की आवश्यकता या इंपोर्टेंस, जनन की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन आता है। भाई जनन रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल इन ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ लिख के क्वेश्चन आता है, अभी एमपी बोर्ड में आया भी है एक बार ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें रहता है निरंतरता। अच्छा, ये पॉइंट मैंने लिखे हैं केवल, इसके बारे में जो डिटेल में है ना वो आप लोग लिख लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। मेन चीज क्या रहती है, हमें याद क्या करना है, उन चीजों को इसके अंदर को याद नहीं करना, उसको समझना है, समझ के हमें लिखना है। मेन जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉइंट अगर आप याद करते हो तो लर्न करने में बड़ी सरलता पड़ती है बच्चों। ठीक है, और बिना किसी टेंशन के 100% कॉन्फिडेंस के साथ ईमानदारी से पढ़ाई करो, सब 100% आपका रिजल्ट होगा। निरंतरता है इसमें पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है विभिन्नता, तीसरा पॉइंट है प्रतिस्थापन। अगर इंग्लिश में कहें तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, वेरिएशन और रिप्लेसमेंट। ठीक है, निरंतरता में क्या है, जनन की आवश्यकता क्यों है, निरंतरता बनाए रखने के लिए, या कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है, क्योंकि जीवन निरंतर कब चल पाएगा, जब मैं हूं, मैं इसमें लिखा था जैसे प्रोटीन का निर्माण होना, डीएनए प्रतिकृति, मतलब ये बच्चे का निर्माण हो गया था न्यू ऑर्गेनिज्म, फिर इसी प्रकार से न्यू ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा ग्रोथ करता है, वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर जवान होता है, जवान के बाद फिर बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के बाद फिर वो मर जाता है। तो उसके मरने के बाद नई लाइफ कैसे होगी, तो वो इसी के द्वारा होती है, जनन के द्वारा। तो जो नई जीवन होता है उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी बनाने रखने के लिए लाइफ की, क्योंकि लाइफ खत्म हो जाएगी, एक लाइफ खत्म होने के बाद फिर दोबारा से दूसरी लाइफ पैदा नहीं करेंगे, अगर जनन नहीं होगा तो दूसरी लाइफ नहीं होगी। ऐसी विभिन्नता है दूसरा पॉइंट। विभिन्नता क्या होती है, वेरिएशन, विभिन्नता लाने के लिए। अच्छा, एनवायरमेंट में लगातार चेंज हो रहा है और चेंज होता रहता है पर्यावरण में, तो पर्यावरण में चेंज के अकॉर्डिंग पहले हम लोगों को, आपको पता होगा जब हम बानर थे, आदि मानव थे, तब पूंछ वगैरह रहती थी, और ये दांत भी हमारे बड़े बड़े नुकीले हुआ करते थे, और फिर हमारे शरीर पे पूरे पे बाल हुआ करते थे। मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी चेंज होती रहती है, हमारी बॉडी में या किसी भी जीव की बॉडी में, पेड़ पौधों की बॉडी में चेंज होते रहते हैं। रेगिस्तान में आपने देखा होगा ऊंट वगैरह को, वो चलते रहते हैं, उनके पैर बड़े चौड़े चौड़े से होते हैं, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं। ये प्राकृतिक चीजें हैं, ये प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक होती हैं। तो ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं जीवों में, विभिन्नताएं एनवायरमेंट के हिसाब से होती है, पर्यावरण के हिसाब से होती है। तो जनन की एक आवश्यकता क्या है, विभिन्नता, क्योंकि विभिन्नता अगर नहीं होगी तो फिर कोई भी जीव पर पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रह नहीं पाएगा। जैसे अंग्रेजों की बात करें ना, तो विदेशों में जो अंग्रेज रहते हैं वो लोग सर्दी को, पर्याप्त सारी सर्दी रहती है वहां पे, इतनी ठंड रहती है कि बर्फ पड़ती रहती है, तो वो लोग जब भारत में आते हैं तो नॉर्मल एनवायरमेंट में आप लोगों ने देखा हो शॉर्ट कपड़े पहने रहते हैं, तो वो उनको शॉर्ट कपड़े पहनने का शौक नहीं होता। वास्तव में आप देखो विदेश में जाके, कहाँ जैसे इंग्लैंड वगैरह में आप जाओ तो वो लोग बड़े यहाँ तक वो नीचे तक घुटनों के नीचे तक वो पहने रहते हैं, कोट वगैरह पहने रहते हैं, एकदम फुल कवर रहते हैं। और हम लोगों का क्या है सिस्टम, कि हम लोग उसको समझ लेते हैं फैशन है, तो आजकल लड़कियां वगैरह और सब लोग ऐसे ही फैशन करने लगते हैं कि ये फैशन है, मतलब विदेशी सभ्यता को समझते हैं कि वो सभ्यता है, जबकि वो उनकी सभ्यता नहीं है। यहाँ पे आके उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए वो शॉर्ट कपड़े पहनते हैं। वहां पे एनवायरमेंट वैसा है, तो अगर हम वहां पे गए ना तो हम उस एनवायरमेंट को सहन नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ पे आते हैं, वो हमारे एनवायरमेंट को सहन नहीं कर पाते, इसलिए हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये विविधताएं जीवों में आती हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। ये जनन की एक दूसरा इंपॉर्टेंस है। तीसरा है रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या है, एक जीव की जगह दूसरा जीव आना ही होता है, वो तो एक जीव खत्म होगा तो दूसरा जीव नहीं आएगा, तो इसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। मतलब एक जीव रिप्लेसमेंट, री माने दोबारा से, प्लेसमेंट माने, प्लेस माने होता है जगह, प्लेसमेंट माने होता है किसी जगह पे दूसरे चीज का आ जाना। मतलब एक जीव खत्म तो उसकी जगह पे दूसरा जीव आ जाना, इसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है अपना लाइफ स्पान। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है, ये भी आता है, मतलब 2 नंबर के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो आता है। और वैसे ओटी वगैरह के हिसाब से और नीट के हिसाब से ऑप्शनल क्वेश्चन तो छोटे छोटे से बनते रहते हैं, इनमें से ओटी वगैरह तो कैसे भी कहीं से भी आ सकता है, तो उसके लिए हमें पढ़ना अनिवार्य रहता ही है। बाकी 1-2 क्वेश्चन मिलके अगर जैसे मान लो 4 नंबर में आ रहा है तो सर ये 2 नंबर में आते हैं जी क्वेश्चन, तो 4 नंबर के हिसाब से अगर जैसे ब्लूप्रिंट में लिखा है तो क्या जी क्वेश्चन आएंगे नहीं, फिर क्या मतलब, ऐसा नहीं है। 2 क्वेश्चन मिक्स होके आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। मतलब अगर हमें जीवन में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, आगे कुछ करना है, तो हमें सभी चीजों को अच्छे से पढ़ के चलना होगा डिटेल में।
ठीक है ना। इसके बाद जीवन अवधि पढ़ेंगे, जीवन अवधि में है लाइफ स्पान, तो ये तो हमें पता। लाइफ स्पान माने जीवन काल का पूरा समय, तो जन्म लेने से मृत्यु तक, प्राकृतिक मृत्यु जो होती है, मतलब अपने आप जो जीव मरता है उस तक का जो टाइम रहता है किसी जीव का, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। कौन सी मृत्यु तक का? नेचुरल डेथ। देखो डेथ नहीं लिखा, अकेला मृत्यु नहीं लिखा, बीच में कोई मर गया वो नहीं माना जाता, वो तो पूरा का पूरा लाइफ स्पान होता है। जैसे कि अपन लाइफ स्पान का, जैसे मनुष्य का लाइफ स्पान बताया जाए, या फिर जैसे मे फ्लाई का है, मक्खी का लाइफ स्पान है तो 1 डे है, रेबिट का 13 ईयर है, तो क्या हर खरगोश 13 ही साल जीता होगा क्या? 12 साल 10 साल कोई नहीं। अभी 2 दिन का, 10 दिन का हुआ, किसी ने पकड़ के मार के खा लिया उसको, तो उसका लाइफ स्पान क्या 4 दिन था, 10 दिन थोड़ी ना हो गया। वो 13 ईयर मतलब होता है एवरेज, जो प्राकृतिक मृत्यु बोलते हैं उसको अपन। तो ये प्राकृतिक मृत्यु तक का टाइम है, नेचुरल डेथ तक का टाइम है। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पीरियड माने टाइम, फ्रॉम माने से, बर्थ माने जन्म से, नेचुरल डेथ तक का टाइम जो होता है वो होता है अपना जीवन अवधि, लाइफ स्पान। समझ में आ गया। इसके बाद इसकी एक जो विशेषता होती है, ये साइज पे डिपेंड नहीं करता। लाइफ स्पान किसका कितना होगा ये साइज पे नहीं रहता है, बड़ा साइज का है तो वो ज्यादा जिएगा, कम साइज का है तो वो कम जिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे मेफ्लाई इसमें लिखा हुआ, जो सिल्क मोथ है, मेफ्लाई है, ये सिल्क मोथ का 1 डे है, मेफ्लाई का 1 डे है, सिल्क मोथ का 2 से 3 डे है, रैबिट यानी खरगोश का 13 ईयर है, डॉग का 20 ईयर है, बानियन ट्री बरगद के पेड़ का 200 ईयर है, पीपल का 2000 से 3000 ईयर है। मतलब इतने सालों तक ये लोग, इनका लाइफ स्पान इतने सालों तक रहते हैं। बाकी बीच में किसी ने काट दिया, पीट दिया, वो बात अलग होती है। नेचुरल डेथ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी किताब में देखना, तो उसमें और भी बहुत सारे जीवों का लाइफ स्पान लिखा होगा, तो उसको आप वहां से कर लेना। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन में इसका वो दे दूंगा एक फोटो, तो उससे आप लोग और उसके देख लेना, ले लेना। नहीं तो आप उसमें से एनसीईआरटी की बुक में से देख लेना। ये अभी मैंने आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बताया है, और जो अपना बोर्ड के आधार पर बताया है, तो ये 2 4 5 के लिख दिए मैंने। बाकी लाइफ स्पान किसी का भी उसमें आ जाता है, नीट के एग्जाम में कभी कभी इसका लाइफ स्पान बताइए, इसका लाइफ स्पान बताइए, और थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं। जैसे उसमें से मान लो इनमें से कोई बीच में ऑप्शन दिया है, कोई जैसे पीपल है, तो पीपल का उसमें लिखा हुआ है मान लो 2500, और उसमें लिखा है एक लिखा है 100। पीपल का लाइफ स्पान ऑफ पीपल ऐसे कुछ लिख के आ गया। उसमें पहले ऑप्शन में लिखा है मान लो 100, दूसरे में लिखा है, बी वाले ऑप्शन में लिखा है 200, और तीसरे में लिखा है ईयर, और सी में लिखा है मान लो 10 ईयर, और डी में लिखा है मान लो 2500। सुना आपने? इस पर टिक लगा के आएंगे, क्योंकि 2000 से 3000 के 2000 से 3000 के बीच में, तो 2500 हो जाएगा इसमें, मतलब ये 2500 वाला हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? एक बार इसको थोड़ा सा मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ शॉर्ट में। जीवों में अपने समान संतति या संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको जनन कहते हैं, मतलब अपने समान बच्चे पैदा करने की क्षमता को जनन कहते हैं। ठीक है ना? बेसिक थिंग्स क्या क्या है, इसमें कैसे कैसे बनता है, ये चीज है। जनन की आवश्यकता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अभी अपन ने 3 चीजें, एक पहला, ये दूसरा, और ये तीसरी चीज, 3 चीजें पढ़ ली हैं। तो दूसरा है जनन की आवश्यकता। जनन की आवश्यकता में 3 पॉइंट है। निरंतरता याद रखना है, विभिन्नता और प्रतिस्थापन। निरंतरता, विभिन्नता, प्रतिस्थापन, बस ऐसे याद रखना है। अगर आप शॉर्ट में चाहो ना तो इसके लिए बस ऐसी ऐसी अक्षरों से याद करके और हम बना के तो लिख ही देंगे इसके बारे में। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, वेरिएशन ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है ना? कि जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वेरिएशन यानी विविधताओं के लिए आवश्यक है, और रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन, एक जीव की जगह दूसरी जीव का आना अनिवार्य होता है, तभी जीवन आगे बढ़ता रहता है। और जीवन काल क्या होता है? वही नेचुरल डेथ तक का टाइम नहीं होता है, जो किसी जीव का जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। ठीक है, साइज पर डिपेंड नहीं करता। और ये 2 3 4 चीजों के लिखे हैं एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, तो आप लोग उसको अपने उसमें से एनसीईआरटी की जो बुक है वैसे लिख लेना और कर लेना। बाकी ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने बता दी। धन्यवाद। इसके बाद हम अगली क्लास में जनन के प्रकार और उसके आगे, अच्छा मैं आप लोगों को वो चीजों के बारे में भी बताऊंगा जो आपने बोला सर के 11th क्लास में जो सेल वगैरह चीजें आती हैं, गैमेट्स वगैरह, या जो छोटे छोटे से डाउट है, बिल्कुल एकदम स्मॉल से रहते हैं। जैसे सेल डिवीजन रहता है कि कोशिका विभाजन कैसे होता है, जी कोशिका होती कैसी है सर, शरीर में दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है, अजी खाल, ये हमारी बॉडी की ये खाल है, किस प्रकार से बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें हमारी चोट लग जाती है तो घाव कैसे भर जाते हैं। तो ये जीवन में जो अपने
डेली लाइफ में यूज में आती है, उस चीजों से इसको रिलेट करके मैं बताऊंगा आप लोगों को बड़ी डिटेल में। बस आप लोग कमेंट करके पूछ जरूर लेना, आपकी हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट हो क्लास में तो आप लोग बता देना। धन्यवाद। जय श्री राम।